नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। खबरों का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर आगामी 27 मार्च को फरीदाबाद में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि यदि पहले की सरकारों में विकास कार्य होते तो आज विकास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में लगे हुए हैं, फिर चाहे वह आरएमसी सड़कों की बात हो या फिर फ्लाईओवर, सरकार हर जगह विकास करवा रही है। लेकिन ये बात कांग्रेसी नेताओं को हजम नहीं हो रही। कांग्रेसियों का जिस तरीके से पंजाब और अन्य राज्यों में सफाया हुआ है, वैसे ही पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। 27 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिले की ऐतिहासिक रैली टिगाम में अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे और एक कार्यकर्ताओं की बैठक भी है कि 27 तारीख को रैली में जोर शोर से सबको भाग लेना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतना पैसा जिला फरीदाबाद में दिया है और उसके स्वागत के लिए सभी लोग जिले के कार्यकर्ता साथी के स्वागत में बड़े उमंग के साथ, भीड़ के साथ, नाच गाने के साथ कार्यकर्ता अनाज मंडी टिगाम में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के 2 साल लंबे समय के कोविड के समय कारण न रैली हो पाई, न कोई विकास की घोषणा हो पाई। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री जिले की घोषणा भी विकास के कार्य करेंगे। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अहिरों की अहिर रेजिमेंट की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले संसद में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई थी। अहिरों का देश की आजादी से पहले, देश की आजादी में और देश आजाद होने के बाद आजादी को कायम रखने में बड़ा योगदान है। इस बारे में देश के रक्षा मंत्री से भी बातचीत की है। सरकार इस ओर जल्द कोई जायज फैसला लेगी। मांग बिल्कुल जायज़ है। अहिरवाल रेजिमेंट की मांग मैंने पार्लियामेंट में उसको रखा है। सबसे पहले मैंने ही रखा था उसको, और बिल्कुल जायज़ मांग है। अहिरों का बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी से पहले, देश को आज़ाद कराने में, देश को आज़ाद होने के बाद आज़ादी बरकरार रखने में अहिरवाल क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर बहुत अच्छे तरीके से गौर कर भी रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मेरी 2-3 दफ़ा इस बारे में बात हुई है। कोई ना कोई नतीजा अच्छा निकले। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बजट में बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आज प्रदेश की जनता परेशान है और महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर भी हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जन आंदोलन हो रहा है, जहाँ पे जाते हैं आप देखना। हम आप कार्यक्रम किया विपक्ष आपके समक्ष, उस टाइम इनको एक्सपोज किया, विधानसभा में इनको एक्सपोज किया, तो इनकी जो कमजोरियां थी वो ले गया है। भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे है सबको पता लग गया, पूरे हरियाणा को है। ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है, केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए है। मैं तो बजट था उसमें भी अपने भाषण में कहा कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। बजट थोथा बजट है, मतलब बजट का सिर्फ जो है पिछले 7 साल से चारवाक की नीति पे चल रही है सरकार कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। वो नीति है। अब भी कर्जा देखो कितना बड़ा है, 55,000 करोड़ तो कर्जा लेंगे, 56,000 उसका किस्त और ब्याज चुकाने के लिए, और 9,000 करोड़ जो 9,700 करोड़ जो है इनका जो है रेवेन्यू डेफिशिएंट है, मतलब उसमें अंतर है, वहाँ घाटा है। पूरा कहाँ करेंगे? इन्फ्लेटेड बजट दिखाते हैं, दिखाओ, समझ भाग दिखाते हैं लोगों को, लेकिन असलियत नहीं होता। बढ़ के बजट दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा दिखा देंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट भी ज़्यादा दिखा देंगे। इन्होंने कहा बजट जब दिया कि भाई नो टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई या इन्फ्लेशन जो है वो टैक्स है विदाउट लेजिस्लेशन, तो वो लगा रहे हैं। गैस कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, डीजल कहाँ से, वेट हरियाणा सरकार वेट है, वेट कोई कम नहीं किया। तो हर जगह जो महंगाई जो है मार रही है, हर जगह है। ये तो मैंने भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टम सरकार है। पिछले दिनों चीन भ्रष्टाचार की सब सीमाएं लांघ चुके हैं।
उड़ा साहब आप अभी साहब ये दुर्गति कब खत्म होगी कांग्रेस की? कोई दुर्गति नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। क्योंकि आज 31 सीट है, 4000 वोट और आ जाती, 4000 वोट और आ जाती तो सिंगल लार्जेस्ट होती। दुर्गति कैसे? 15 से 31 में पहुंचे हम, अब के 31 से 62 में पहुंच जाएंगे। दुर्गति कैसे? सर कांग्रेस मजबूत है और मजबूत ही रहेगी। हुड्डा साहब, आप तो लगता है प्रदेश का नया चेहरा आना चाहिए कांग्रेस की मजबूती के लिए, बस उस पर पार्टी फैसला करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि धरती का सीना चीर कर किसान पूरे देश का पेट भरता है और किसान आज भी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। सरकारी नीतियों के कारण किसान काफी सुविधाओं से वंचित है। भाजपा सरकार किसानों को दबाने के लिए उन पर अन्याय कर रही है। ऐसा ही मामला खेड़ी जालब तहसील के 17 गांव के किसानों के साथ हो रहा है। किसान फसल के मुआवजे के लिए पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार किसानों की समस्या का समाधान न करके इनको परेशान कर रही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान और मजदूर सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि वो कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की उस पेंशन को दोबारा से शुरू करे जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में शुरू किया गया था। दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों को दोबारा से रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाकर बसाने की मांग की। संगठन के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है। अब ये भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, पूरे देश में चल रही है, हरियाणा प्रदेश में भी चल रही है। और जब संगठन उस भर्ती की प्रक्रिया से आने वाले दिनों में संगठन ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर में जो चयनित किया जाएगा, जो भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से मजबूती से हरियाणा में भी संगठन बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखो, कर्जा हमारे समय 61,000 करोड़ था प्रदेश पे, आज वही कर्जा बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गया। लेकिन वो 3 लाख करोड़ तो हो गया है, लेकिन आपको एक नया थर्मल कारखाना बताएं, जैसे हमारे समय यमुनानगर में लगा, झज्जर में लगा, हिसार में लगा। कोई नई IMT बताए, जैसे अपने समय खरखौदा में लगी, रोहतक में लगी, मानेसर में लगी, सोना में लगी, फरीदाबाद में, मेवात में, अम्बाला में प्रस्तावित थी जो नहीं लग पाई, लेकिन 6-7 IMT जमीन एक्विजिशन भी हुई, IMT भी लगी। ये भारत सरकार नीति आयोग कह रही है और ये सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और सबसे ज़्यादा महंगाई जिस प्रदेश में हो, तो सबसे ज़्यादा जहाँ महंगाई और बेरोजगारी की मार हो, एक बहुत ही विकराल महामारी का रूप ले लिया। इन दोनों जो है मैन मेड एपिडेमिक हैं। ये लगातार जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनके लगातार मुख्यमंत्री जी तक भी एक मेमोरेंडम देते रहे, उनके लगातार मेमोरेंडम की कॉपीज़ भी हैं। और कौल साहब हम आपको बताएंगे जो वहाँ पे उसमें है, ये बारी बारी, मगर इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस पे ज़्यादा नहीं, बार बार वो मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि इसकी जानकारी उनको नहीं थी। आपका प्रश्न सही है जो है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस पे हम आज हमारी मांग है। बहरहाल उन्होंने किस रूप में उसको लिया, वो मेमोरेंडम लेते थे लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होती थी, क्या कारण थे वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि इसको दोबारा से बहाल किया जाए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बढ़ोतरी करके कम से कम दुगना होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। अभय चौटाला ने सरकार पर अनाज मंडियां खत्म करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्ति के दावे और वायदे सिर्फ नाम के हैं। जो काम पहले चंद पैसों में होता था, अब उसके दाम 20 गुना बढ़ गए हैं, जिस कारण लोग दुखी और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मंडियां खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। वहीं प्रदेश की खेल नीति पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि खिलाड़ियों से ABC कैटेगरी बनाकर धोखा किया जा रहा है। एक तो जो आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है, ये पोर्टल जो बना रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, एक जो
पब्लिक का आपका जो फैमिली आई कार्ड, एक जो गेट पास मंडियों के, ये जो समस्याएं किसान की है, हम ये जड़ मूल से समाप्त करेंगे। ये पोर्टल वोर्टल सब खत्म करके, जैसे पुराने सिस्टम में हमारे राज्य में किसान की फसल बिकती थी, दाना दाना सरकार खरीदती थी, उसी तरह के ऊपर फिर से इसको लागू करने का काम करेंगे। इसी तरह बुजुर्गों के लिए जो पेंशन 100 रुपये करी थी, आज 35 वर्ष हो गए, आज वो 2500 रुपये है। अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो वो 10,000 से ज्यादा बनती है। अगर लाखों करोड़ रुपया किसी एक उद्योगपति का माफ किया जा सकता है, तो फिर बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपये क्यों नहीं हो सकती? हम बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपये करेंगे और पढ़े लिखे नौजवान को, आज महंगाई का दौर है, 21,000 रुपया। आज तो जो व्यक्ति इसमें आपके नरेगा में काम करता है वो भी 30,000 से ज्यादा रुपया महीने का कमाता है, तो फिर पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको 21,000 रुपये गुजारा भत्ता क्यों नहीं दिया जा सकता? वो भी हम देने का काम करेंगे। महिलाओं को भी समाप्त करेंगे। ये पोर्टल वोर्टल सब खत्म करके, जैसे पुराने सिस्टम में हमारे राज्य में किसान की फसल बिकती थी, दाना दाना सरकार खरीदती थी, उसी तरह के ऊपर फिर से इसको लागू करने का काम करेंगे। इसी तरह बुजुर्गों के लिए जो पेंशन 100 रुपये करी थी, आज 35 वर्ष हो गए, आज वो 2500 रुपये है। अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो वो 10,000 से ज्यादा बनती है। अगर लाखों करोड़ रुपया किसी एक उद्योगपति का माफ किया जा सकता है, तो फिर बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपये क्यों नहीं हो सकती? भिवानी के राजकीय स्कूल के अध्यापक अपने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए उद्देश्य से घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने घर घर जाकर अभिभावकों को बताया कि उनके स्कूलों में न केवल अच्छी पढ़ाई हो रही है, बल्कि बच्चों को खेलों में भी आगे ले जाया जा रहा है। गेहूं की फसल की कटाई खेतों में शुरू, किसान मंडी में फसल लाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन ने फसल खरीद को लेकर तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। मार्केटिंग बोर्ड अंबाला छावनी के सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। मंडी प्रशासन का कहना है कि इस बार किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसानों के बैठने का प्रबंध भी किया जाएगा और पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। करनाल स्थित क्षेत्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 21 से भी अधिक निजी और सरकारी कंपनियों ने भाग लेकर प्रशिक्षित युवाओं का विभिन्न पदों के लिए चुनाव किया। हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत करते हुए आज करनाल के हॉर्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक 3 दिवसीय चलने वाले रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में लगभग 21 कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के लिए यहां पर पहुंची हैं। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं ज्वाइंट डायरेक्टर कम प्रिंसिपल जोगिंदर सिंह। आइए करते हैं मेले को लेकर उनसे बातचीत। जी बताइए, किस तरह से आज ये मेले का आयोजन किया गया और कितने दिन तक ये मेला चलेगा? ये मेला उद्यान विभाग द्वारा पहली बार ऐसे मेले का आयोजन किया गया है। ये 24 से 26 मार्च तक चलेगा और इसमें अंतिम 2 समापन समारोह में माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी के करकमलों द्वारा बच्चों को, जो कंपनियों द्वारा, सरकारी अर्ध सरकारी कंपनियों द्वारा जो बच्चे चयनित किए जाएंगे, उनको ज्वाइनिंग लेटर उनकी मौजूदगी में माननीय कृषि मंत्री जी के करकमलों द्वारा दिया जाएगा। और इस प्रकार का उद्यान विभाग द्वारा ये पहला मेले का आयोजन है जो 24 से 26 मार्च तक रहे। उम्मीद करते हैं कि अच्छा फिगर निकल के आए, जो बच्चों को रोजगार मिल जाए। हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सरकार और विभाग द्वारा जो बच्चों और किसान हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये उसी का एक पार्ट है। अक्सर देखा गया है कि बच्चों का रुझान जो है ना विदेशों की ओर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ युवाओं को रोजगार के जो है अवसर कम मिल रहे हैं, तो उनकी ज़्यादा भागदौड़ जो है विदेशों में रहती है। हमने आईलेट का भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे, और ये जो कोर्सेज करवा रहे हैं हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, और आईलेट की भी हम इसके अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि बच्चे हमारे पास आईलेट टेस्ट पास करके बाहर विदेशों में जाके अपना हुनर दिखाएं और वहाँ रोजगार पाएं।
हमारे साथ कुछ कंपनी के अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कंपनी के अधिकारियों को इस तरह के रोजगार मेले से किस तरह के फायदे मिल सकते हैं। और ये बताइए किस तरह के स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं? बेसिकली हमें एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टूडेंट यहाँ मिलते हैं जिन्हें की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारा भी काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होता है और उनका भी होता है। जिस तरीके से उनको एग्रीकल्चर से जुड़ी हर चीज़ें पहले से पता होती हैं, तो हमें इतना ज़्यादा उस पर इनपुट नहीं डालना होता, जिससे कंपनीज़ का भी काफ़ी टाइम बच जाता है और स्टूडेंट को भी काफ़ी चीज़ें मदद हो जाती है, जो कि उन्हें हर जगह अपने लिए न्यू जॉब ढूंढने से बेटर है कि यहाँ पे एक ही तरीके से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है कि उनको यहाँ बेस्ट से बेस्ट कंपनीज मिल जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर्स भी यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ और युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह के फ़ायदे उनको इस मेले के दौरान मिलेंगे। जी बताइए सर। इस मेले से हमें रोज़गार मिलेगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सर ने हमारे लिए तैयार किया। हमने जो स्किल यहाँ से सीखी है वो स्किल हमें डेवलप करने, कंपनीज द्वारा डेवलप करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई हमारे लिए है ही नहीं सर। तो जैसा कि आपने देखा कि युवा बहुत खुश हैं इस तरह के जो प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। करनाल में गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो व्यक्ति को कामयाबी मिल ही जाती है। ऐसा ही मुकाम सिरसा जिला के डबवाली कस्बे की आरती ने कर दिखाया। आरती ने पिछले दिनों पुलिस की परीक्षा दी थी, जिसमें वो पास भी हो गई और अब आरती का चयन हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ। आरती को पुलिस में नौकरी मिलने की सूचना के बाद परिजनों और मोहल्ले वासियों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही देर रात आरती हरियाणा पुलिस की वर्दी पहनकर अपने घर लौटी तो आरती के परिजनों और पड़ोसियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में आरती के पिता तरसेम लाल ने बताया कि वो अपने घर पर ही पिछले 35 सालों से जूती बनाने का काम करते हैं। इसी छोटे से धंधे के जरिए ही उन्होंने अपने परिवार का गुजारा किया है। सोनीपत में कुछ युवकों ने घर में घुसकर अपने ही दोस्त की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मामला शिव वाल्मीकि मंदिर के पास का है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दरअसल स्कूल बस में चढ़ते समय छात्र सहपाठी के साथ कहासुनी हुई, जिस पर टीचर ने छात्र की पिटाई कर दी। आरोपी टीचर ने छात्रों को घर में किसी को इस बारे में न बताने की धमकी भी दी, लेकिन जब पीड़ित छात्र के परिजनों ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे तो वे उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी। टोहाना में कोहिनूर स्कूल के पास हुए सड़क हादसे में 2 स्कूली छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। पलवल में एसटीएफ ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद की। आरोपी पर हरियाणा में 6, राजस्थान में 1 और मध्य प्रदेश में 1 लूट, डकैती, एटीएम काटना और चोरी जैसे संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।